नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ और आज का विषय बेहद गंभीर है। मेरी गुजारिश रहेगी कि इस एपिसोड को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, क्योंकि इतिहास के जिन पहलुओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं वो शायद आपने पहले इतने विस्तार से कभी न सुना। वजह है आज की तारीख 14 अगस्त। यही वो दिन है जिसे पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस मनाता है, जबकि भारत में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। यही वो तारीख है जब अंग्रेजों के फैसलों ने एक अखंड भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया, भारत, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश। दोस्तों, आज हम इस मौके पर एक बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। क्या भारत का बंटवारा टाला जा सकता था? अगर विभाजन न होता तो आज का भारत कैसा दिखता? भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, दुनिया में उसकी हैसियत में और हमारी सामरिक ताकत में। इतिहास को हम इसलिए खंगालते हैं ताकि आगे की पीढ़ियां वही गलतियां न दोहराए, ताकि जब भी राजनीति, धर्म और समुदाय के नाम पर बंटवारे की कोशिश करे हम उसे पहचान सके। इसलिए आज के एपिसोड का शीर्षक है दोस्तों, काश ये अगर न हुआ होता। सोचिए, हमारे लाखों भाई बहनों को किस कीमत पर यह त्रासदी झेलनी पड़ी। हैरान की बात यह है कि आजादी के 2 दिन बाद तक यह तय नहीं था कि कौन सा इलाका भारत में जाएगा और कौन सा पाकिस्तान में। सीमा 17 अगस्त 1997 को घोषित हुई, यानी आज़ादी मिलने के बाद। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, आप आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कल आप किस देश के नागरिक होंगे। यही असमंजस, यही अफरा तफरी उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी का जड़ बनी। दोस्तों, इस बंटवारे में पंजाब बुरी तरह टूटा। जो सिख कौम कभी मुगलों के आगे नहीं झुकी, उसे रेड क्लिफ रेखा ने महज 2 लाइनों में बांट दिया। 5 नदियों की भूमि कहलाने वाला 29 जिलों का पंजाब सिमटकर 16 जिलों में, यानी 16 जिलों का रह गया। लाखों परिवारों का रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। हजारों महिलाओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए भयावह हालात से गुजरना पड़ा और समाज ने उनकी गरिमा को परिवार और राष्ट्र की इज्जत से जोड़कर देखा। कोलकाता के दंगों की वे तस्वीर आज भी गवाही देती है। सड़कों पर मानव अस्थियां और उनके ऊपर मंडराते गिद्ध, जिन्हें एक अमेरिकी फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद किया था। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर भुला जाना चाहते हैं। जरा सोचिए, आज के इस विशेष एपिसोड में हम इन्हीं तस्वीरों और तथ्यों के सहारे समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान की नींव कैसे पड़ी, कौन कौन सी राजनीति परिस्थितियां इस बंटवारे तक ले गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता को खींचातानी किस तरह बढ़ती गई, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति ने कैसे काम किया, और अंत में यह भी कि क्या इसे रोका जाना मुमकिन था। शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाए। भारत में 200 साल से ज्यादा लंबे अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल हुआ करता था। आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलकर बना विशाल इलाका, जिसकी राजधानी कोलकाता हुआ करता था। जैसे जैसे बंगाल में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और सिविल सेवाओं में बंगाली समाज आगे बढ़ने लगा, अंग्रेज को इसमें खतरा नजर आने लगा। एक ऐसा समाज जो तेजी से पढ़ लिख कर अपने अधिकारों की बात करने लगा, वो किसी भी औपनिवेशिक सत्ता के लिए असहज करने वाली बात होती है। 1905 में तत्कालीन
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इस तरह बांटा कि एक हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक रह गए और दूसरे में मुसलमान। ऊपरी तौर पर यह प्रशासनिक सुविधा का फैसला बताया गया, लेकिन असल मकसद था सामाजिक विभाजन। इससे पहले तक 1857 की क्रांति जैसे आंदोलनों में हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े थे, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि शासन बनाए रखने के लिए समुदायों के बीच दरार जरूरी है। यह कोई नई रणनीति नहीं थी। जहां भी अंग्रेजों को शासन करना होता, वे स्थानीय पहचान, धर्म, भाषा या जाति के आधार पर समाज को छोटे छोटे खांचों में बांटने की कोशिश करते थे। दोस्तों, बंगाल की जनता ने इसे तुरंत भांप लिया और राखी बांधकर एकजुटता जताते हुए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर यह संदेश दे रहे थे कि यह सीमा रेखा हमें बांट नहीं सकती। इसी दौर में कांग्रेस के भीतर भी मतभेद उभरे। नरम दल चाहता था कि विरोध सीमित रहे और बंगाल तक ही केंद्रित रहे, जबकि लाल बाल पाल की अगुवाई वाला गरम दल चाहता था कि यह आंदोलन पूरे देश तक पहुंचे और अंग्रेजों की इस चाल को हम भारतीय तक पहुंचाया जाए, यानी हर भारतीय तक पहुंचाया जाए। नतीजा यह हुआ कि 1907 में कांग्रेस ही दो धड़ों में बट गई। अंग्रेजों की रणनीति का पहला निशाना सही जगह लगा था। एक आंदोलन जो अंग्रेज के खिलाफ एकजुटता के लिए शुरू हुआ था, वो कांग्रेस के भीतर ही फूट का कारण बन गया। दोस्तों, 1906 में ढाका के नवाब के आवास अहसान मंजिल पैलेस में एक बैठक हुई, जहां मुसलमानों के अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत पर चर्चा हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना तय हुई। अंग्रेजों ने इसे बढ़ावा देते हुए यह विचार बोया कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एक अलग वोट आधार जरूरी है। यह वही रणनीति थी, पहले समुदाय को अलग पहचान दो, फिर उस पहचान के नेता तैयार करो और फिर उन्हीं नेताओं के जरिए राजनीतिक मांगे उठवाओ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था लागू हुई, यानी मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। कांग्रेस ने शुरू में इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह व्यवस्था धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारे की नींव रखती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज की संसद में यह कहा जाए कि हर जाति और धर्म के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, तो देश का प्रशासनिक ढांचा किस कदर बिखर जाएगा। यही खतरा उस दौर के दूरदर्शी नेताओं को भी दिखा था, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ने आगे चलकर उसी रास्ते को अपनाने पर मजबूर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की के खिलाफा के खिलाफ ब्रिटेन युद्धरत था, भारतीय मुसलमानों में इसे लेकर आक्रोशित उभरा, क्योंकि तुर्की का खिलाफा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक धार्मिक सांकेतिक नेतृत्व की हैसियत रखता था। कांग्रेस ने इस भावना को समर्थन देते हुए मुस्लिम लीग के साथ 1916 में गठबंधन किया। इतिहास में इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। इस समझौते की शर्त के तौर पर कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, जिसका उससे कुछ साल पहले ही विरोध किया था। यही से मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और गहरा हो गया और एक ऐसी नींव पड़ गई जिस पर आगे चलकर पूरी अलगाववादी राजनीति खड़ी हुई। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने विचार रखा कि उत्तर पश्चिम के मुसलमान बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग राजनीतिक इकाई बनाई जाए।
हालांकि उस वक्त तक स्वतंत्र देश की मांग नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात हो रही थी। यह ठीक वैसे ही समझा जा सकता है जैसे आज कभी कभी जाति या भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठती है। शुरुआत छोटी मांग से होती है, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाती है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, यानी पाकिस्तान, एक युद्ध, एक शुद्ध भूमि की परिकल्पना। इससे पहले तक यह शब्द अस्तित्व में ही नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उसका प्रशासन स्वतंत्र रूप से संभाला जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। नतीजों ने दिखाया कि मुस्लिम लीग को उतना जन समर्थन नहीं मिला जितनी उसे उम्मीद थी। आम मुसलमान भी हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन रखते थे और कांग्रेस को वोट कर रहे थे। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर पक्षपात के आरोप लगाने शुरू किए। उनकी दलील थी कि भले ही मुसलमान उम्मीदवार चुनकर आ रहे हो, लेकिन सरकार तो कांग्रेस ही बना रही है, इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में असली सत्ता उन्हीं के पास होनी चाहिए। इसी सोच ने अलग स्वायत्त शासन की मांग को और तेज कर दिया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। इसे इतिहास में लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तब भी शब्द राज्य इस्तेमाल हो रहा था, देश नहीं। पूरी लड़ाई अब भी